आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आगे खबर विस्तार से में देखेंगे। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से, और रायपुर एम्स में छात्रों के बीच मारपीट। एमबीबीएस थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों के बीच ये मारपीट हुई है और 3 छात्रों को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। एम्स प्रबंधन ने 10,000 का जुर्माना लगाया है और फैसले से नाराज छात्र बाहर कर रहे हैं प्रदर्शन। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां एम्स में छात्रों के बीच मारपीट हुई। एमबीबीएस थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों के बीच ये मारपीट का मामला और 3 छात्रों को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। एम्स प्रबंधन ने 10,000 का जुर्माना भी लगाया और अब इस फैसले से जो नाराज छात्र हैं वो बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये रायपुर से आ रही है, जहां 2 ईयर के अलग अलग ईयर के स्टूडेंट्स के बीच मारपीट। थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों के बीच एमबीबीएस के ये छात्र थे और जब इनके बीच मारपीट हुई तो 3 छात्रों को 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया, 10,000 का जुर्माना लगाया गया। लेकिन छात्र इस फैसले से नाराज हैं और अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। वो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें। भोपाल में बच्ची से रेप केस में एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी में एसीपी मिसरोद रजनीश कश्यप, टीआई मनीष राज भदौरिया शामिल हैं और एसआई श्वेता शर्मा भी एसआईटी में शामिल। जोन 2 की डीसीपी श्रद्धा तिवारी ने की यौन शोषण की पुष्टि और एसआई प्रकाश राजपूत से पूछताछ जारी है। तो एसआई पर आरोप बच्ची की मां ने लगाया था, अब उस एसआई से पूछताछ हो रही है। और जो बच्ची से रेप का मामला है, इसमें मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित कर दी है और एसआईटी में एसीपी मिसरोद रजनीश कश्यप, टीआई मनीष राज भदौरिया शामिल है। एसआई श्वेता शर्मा भी इस एसआईटी में शामिल है और जोन 2 की डीसीपी श्रद्धा तिवारी ने यौन शोषण की पुष्टि भी की है और एसआई जो प्रकाश राजपूत है उनसे पूछताछ जारी है इस पूरे मामले में। तो ज्ञान गंगा हॉस्टल में से जुड़ा ये पूरा मामला, जहां पर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया गया और इससे जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां एसआईटी अब लगातार पूछताछ कर रही है उस एसआई से जिस पर बच्ची की मां ने आरोप लगाए हैं। भोपाल में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला विस्तार न्यूज के पास एफआईआर की कॉपी है और हॉस्टल के 3 अज्ञात कर्मचारियों पर यह मामला दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, विस्तार न्यूज के पास एफआईआर की वो कॉपी लगी है जिसमें 3 अज्ञात कर्मचारियों पर मामला दर्ज हुआ है। बच्ची से दुष्कर्म के मामले में ज्ञान गंगा हॉस्टल में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का ये मामला और उस एफआईआर की कॉपी विस्तार न्यूज के हाथ लगी है जिसमें 3 अज्ञात कर्मचारियों पर मामला दर्ज और पुलिस मामले की पूछताछ भी कर रही है और सीएम ने एसआईटी का गठन कर दिया है और एसआईटी की टीम भी अब जांच में जुट गई है और उस एसआई से पूछताछ हो रही है जिसपे पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का ये मामला ज्ञान गंगा हॉस्टल में और इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई उसकी कॉपी विस्तार न्यूज के पास है और इस कॉपी में 3 अज्ञात कर्मचारियों पर ये मामला दर्ज हुआ है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और एसआईटी की टीम जो गठित की गई है वो भी जांच पड़ताल कर रही है। वहां हॉस्टल में जाकर भी जांच पड़ताल किया जा रहा है। और अगली खबर आपको बता दें T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट हुए इंदौर के तेज गेंदबाज आवेश खान के घर में जश्न का माहौल है। आवेश के पिता का कहना है कि उनके बेटे ने परिवार का नाम रोशन कर दिया है। विस्तार न्यूज ने आवेश के माता पिता से खास बातचीत भी की है और इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन हो चुका है और उस टीम में इंदौर के आवेश खान का भी नाम है। इस वक्त हम मौजूद हैं आवेश के घर पर। आवेश के मदर फादर और छोटे भतीजे भतीजी भाई बहन भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम बात करेंगे सबसे पहले आवेश के फादर से। सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आवेश का सिलेक्शन हुआ है। हमारे शहर हमारे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। आप लोग कितना गर्व महसूस करते हैं? थैंक यू पहले तो, और आवेश का सिलेक्शन हुआ ये बड़ी खुशी की बात है और मैं और मेरा परिवार सहित इंदौर के क्रिकेट प्रेमी भी खुश हैं इस चीज़ को लेकर और मध्य प्रदेश के भी जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आवेश को अगर बाय द वे मौका मिला तो वो अच्छा करेगा और इंदौर शहर का नाम और प्रदेश का नाम
ऊंचा करेगा। आवेश की मदर भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। एक माँ के लिए काफी गर्व की बात होती है जब बेटा बहुत अच्छा करता है, और आवेश लगातार बहुत अच्छा करते आ रहे हैं। आपने क्या आशीर्वाद दिया है आवेश को? आशीर्वाद तो यही है कि वो अपने बेस्ट से बेस्ट दे, अच्छे से अच्छा करे। और ये बहुत बड़ी बात है इंदौर वालों के लिए और एमपी वालों के लिए कि उसका T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ। तो निश्चित तौर पर आईपीएल में जितनी अच्छी परफॉर्मेंस आवेश दे रहे हैं, उम्मीद है कि उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस यदि उन्हें मौका मिलता है तो वेस्टइंडीज और अमेरिका की पिचों पर भी जरूर देंगे। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज। तो गेंदबाज आवेश खान के माता पिता से बात की हमारे सहयोगी ने, और बहुत खुश नजर आ रहे थे, और उन्होंने कहा इंदौर के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के लिए ये गर्व की बात कि आवेश का चयन T20 वर्ल्ड कप की टीम में हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एडवेंचर मोटर स्पोर्ट्स का जिक्र होते ही जहन में कई रोमांचक तस्वीरें उभरती हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के दीवानों को अब ज्यादा वक्त इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब रक्षा मंत्रालय जबलपुर में एडवेंचर मोटर स्पोर्ट्स का आयोजन कराने जा रहा है। 5 मई को व्हीकल फैक्ट्री में होने वाले इस कॉन्टेस्ट में देश भर के राइडर्स शामिल होंगे, और इसके लिए VFJ में 2.5 एकड़ का ऑफ रोड एडवेंचर ट्रैक तैयार किया गया है। ट्रैक में भारी भरकम गड्ढे तो कहीं हाई जंपिंग ब्रेकर्स बनाए गए हैं, और ट्रैक पर कई ऐसे जिगजैग अप डाउन स्लोप्स तैयार किए गए हैं जो कारों के ग्राउंड क्लियरेंस को चैलेंज करेंगे। वहीं ट्रैक पर सेफ्टी फीचर्स का भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसका जायजा लिया विस्तार न्यूज संवाददाता दुर्गेश साहू ने। दुनिया में आपने कार रेस की दीवानगी तो देखी होगी। स्पोर्ट्स के लिए लोग सारी हदें पार कर जाते हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ हदें और कुछ ऑब्स्टिकल्स पार करेंगे जबलपुर में। मध्य प्रदेश की धरती में पहली बार ऑफ रोडिंग मोटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है संस्कार धानी जबलपुर में। रक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित किए गए इस ऑप्टिकल्स ऑफ रोडिंग मोटर्स एडवेंचर गेम में आइए हम आपको ले चलते हैं इस रोमांचक सफर में। रोमांच के इस सफर में रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए इस एडवेंचर में हम आपको लिए चल रहे हैं। इस सफर में जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑफ रोडिंग ये मोटर स्पोर्ट्स है, और इस स्पोर्ट्स में इस समय मैं कार के अंदर मौजूद हूं और इस स्पोर्ट्स का आनंद ले रहा हूं, क्योंकि ये जो है बेहद खतरनाक ये ट्रैक कहलाता है, और इस ट्रैक में अलग अलग ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो गेम है ये हम कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए है जो जान की बाजी लगाकर अपने खेल की दीवानगी को पूरा करते हैं। ऐसे ही एक हमारे साथ इस गेम में हिस्सा लेने वाले लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है रौनक छाबड़ा। रौनक जी, ये गेम तो हम समझ गए हैं, लेकिन इसकी खतरनाक स्टंट और इसका जिस तरीके से रोमांच है ये भी बड़ा बहुत अद्भुत है। क्या कहना चाहेंगे इस गेम के लिए? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दिखता तो थोड़ा इजी है पर रहता डिफ़िकल्ट है काफ़ी। इसके लिए आपको काफ़ी मोटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट वाली बात है, और 4x4 जो व्हीकल्स होती है हमारी वही इसमें परफॉर्म करती हैं। इसमें नॉर्मल गाड़ियाँ हम नहीं यूज़ करते हैं। तो देश भर से आ रहे हैं इस गेम में हिस्सा लेने के लिए सभी? हाँ, देश भर से लोग आएंगे इसमें हिस्सा लेने के लिए, और जिसको भी इंटरेस्ट है वो आ सकता है 5 तारीख को इसमें पार्ट लेने के लिए, 5 मई 2024 को। बिल्कुल, तो देखिए 5 मई को ये स्पोर्ट्स होने वाला है। और ये देखिए अब एक और ऑप्टिकल्स में हम जा रहे हैं। ये पत्थर्स का ऑप्टिकल्स है, और इस पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो ट्रैक होता है इस पे नॉर्मल गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे में हम गाड़ी पे बैठे भी हैं, शूट भी कर रहे हैं। और यही ऑप्टिकल्स है, क्योंकि इस पे आपको निकल कर जीतना है और जाना है आगे। तो काफ़ी हमारे जो विजुअल्स हैं वो भी हिल रहे होंगे इस वक्त, लेकिन चूँकि यही इस खबर की जान है, मैं कहूँगा इसकी यही इस खबर की जान है। इस तरह के ऑप्टिकल्स को पार करते हुए हम अपना सफ़र भी यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गेम है ये अपने आप में बेहद अनोखा है, और 5 मई को ये संस्कार धानी जबलपुर में आयोजित होने वाला है। कैमरामैन रवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार। तो जबलपुर में एडवेंचर मोटर स्पोर्ट्स का आयोजन हो रहा है, और 5 मई को जो भी इसको पसंद करने वाले और स्पोर्ट्स के दीवाने हैं वो इसका लुत्फ उठा सकते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नारायणपुर मुठभेड़ को लेकर बड़ी अपडेट है। मुठभेड़ में अब खत्म हो चुकी है मुठभेड़, और इस मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं। नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने विस्तार न्यूज से बात करते हुए इस मुठभेड़ से जुड़ी अपडेट दी है, और एसपी प्रभात कुमार ने दावा किया है कि मुठभेड़ में किसी जवान को खरोच तक नहीं आई है। एक जवान पर जंगलों में भालू ने हमला कर दिया था, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।
वहीं पिछले 72 घंटों से जंगलों में ऑपरेशन पर निकले कुछ जवान डिहाइड्रेटेड हो गए थे और जिसके बाद जवानों को हेलीकॉप्टर की सहायता से नारायणपुर वापस लाया गया है। सुरक्षा बलों की तरफ से एसटीएफ या डीआरजी में किसी भी एक जवान को एक खरोंच तक नहीं आई है। बहुत ही डिसिप्लिन में और बहुत अच्छे टैक्टफुली सारे एसओपीज़ का पालन करते हुए बहुत ही सफल ऑपरेशन किया है और कोई हताहत तो दूर की बात है, एक खरोंच भी नहीं है। सूचना वहाँ पे बड़े काडर्स की थी, माड़ के भी बड़े काडर्स की थी, गच्छरौली के भी बड़े काडर्स की थी। इस सूचना पे हम 3 दिन पहले निकले थे और जैसा कि हमने कल रात के प्रेस ब्रीफ में बताया भी है, 10 नक्सली अभी तक मारे गए हैं, पहचान भी हो गई है। सारी डिटेल हम शाम के प्रेस रिलीज में बताएंगे। तो सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 10 नक्सली मारे गए लेकिन किसी भी जवान के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बढ़ेंगे आगे और केंद्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने भोपाल में बच्ची से रेप मामले को घृणित बताया। उन्होंने कहा कि दोबारा ऐसे मामले ना हो, इसको लेकर आयोग सख्त है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। हमने भोपाल पुलिस को नोटिस दे करके इस मामले में जांच कर एक विस्तृत रिपोर्ट आहूत की है। ये बेहद घृणित किस्म का मामला है। इस तरीके के अपराध में अपराधियों को सजा मिले और इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति ना हो, ये तय करने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। तो बाल आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो और उन्होंने इस मामले को घृणित बताया है। इस पूरे मामले पर अब जांच भी हो रही है और क्या कुछ जांच में आगे निकल कर आएगा वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत ने विस्तार न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो पिछले कई सालों से पार्टी में उपेक्षा का शिकार हो रहे थे। जिस जनता ने उन्हें जुटाकर पहुंचाया, उनके विकास के काम रुके हुए थे और इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। अब क्या कुछ आगे उन्होंने कहा है, आपको वो सुनाते हैं। जो कभी कांग्रेस के थे वो अब बीजेपी के हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रामनिवास रावत, जिन्होंने कल सीएम मोहन यादव के समक्ष बीजेपी की सदस्यता ली है। सर, दल तो बदल लिया, अब दिल कैसे बदलेंगे क्योंकि लंबे समय से आप कांग्रेस में। देखिए, जहाँ भी रहते हैं व्यक्ति प्रतिबद्धता के साथ रहते हैं और बीजेपी में जहाँ भी रहेंगे प्रतिबद्धता के साथ पूर्णतः रहेंगे। सर, कैसे, क्यों निर्णय लिया है, इसके पीछे का कारण क्या है? परिस्थितियाँ थी, क्षेत्र के विकास भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्षेत्र में जिस तरह से काम कराया जाना चाहिए था, जिस दिन राजनीति में कदम रखा था उस समय विचार आया था कि क्षेत्र में कुछ अच्छे काम करें, लोगों की उत्पादन बढ़े, लोगों की उन्नति हो। वो काम नहीं हो पाए बड़े लंबे समय से। केवल एक बार टाइम मिला कांग्रेस में, उस समय एक बड़ा बांध बनवाया था। पता ये भी जा रहा था कि आपने पहले भी कहा था क्योंकि किसी बाहरी प्रत्याशी को उम्मीदवार न बनाए कांग्रेस, इसको लेकर भी आप लगातार नाराज थे, आप भी टिकट की लगातार मांग कर रहे थे। इसके पीछे भी ये भी कारण है? नहीं, टिकट नहीं मिलने से नाराज नहीं हो। टिकट ऐसे व्यक्ति को देना, इसे कांग्रेस से कोई नाता नहीं है, कांग्रेस के लिए एक दिन का नहीं रहा, ये हमारी नाराजगी का मुख्य कारण है। आपको रोकने के लिए कोई वरिष्ठ नेता ने कोई कोशिश की, किसी का फोन आया, राहुल गांधी से आपकी चर्चा हुई थी, बताया जा रहा है? नहीं हुई थी, उनसे भी चर्चा हुई। हकीकत ये कि उनकी जानकारी में नहीं था। उन्हें ये बताया गया कि मैं टिकट लड़ना नहीं चाहता और दूसरे लोगों को दे दें। क्योंकि जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि जब बीजेपी में आप शामिल हुए हैं तो पार्टी ने कुछ मंत्री पद के लिए कुछ ऑफर दिया, ऐसा कुछ सामने बातें आ रही हैं? पार्टी मैंने इसीलिए उनके कार्यालय में सम्मिलित नहीं होते हुए अपने क्षेत्र में बुलाया था। वो मेरे क्षेत्र में आया मुझे लेने, मैं उनके यहाँ नहीं गया। बिल्कुल, तो ये रामनिवास रावत हैं जो अब बीजेपी की उन्होंने सदस्यता ली है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में लगातार वह उपेक्षा का शिकार हुए थे, यही कारण है कि उन्होंने ये बड़ा निर्णय लिया है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो ये वही रामनिवास रावत हैं जिनके बारे में कल सीएम ने कहा था कि ये आदमी तो अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी में थे, लेकिन अब वो बीजेपी में आ गए हैं। तो अब सबकी नजरें बनी होंगी कि क्या जो रुके हुए विकास के कार्य हैं वो आगे कितना कुछ इसमें काम हो पाता है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे अगली खबर की ओर। उमरिया में तेंदुए ने बच्चे पर हमला किया है और तेंदुए ने इस बच्चे को बुरी तरह से घायल कर दिया है। घटना पनपथा बफर जोन के बेलदी गांव की है। तेंदुए ने इस 5 साल के बच्चे पर उस वक्त हमला किया जब वो घर में सो रहा था और हमले के बाद बच्चे की रोने की आवाज सुनकर परिवार वालों ने शोर किया तो ये तेंदुआ भाग गया। बच्चे का सरकारी अस्पताल में अब इलाज चल रहा है। तो ये खबर आपको उमरिया से बता दें, जहां तेंदुए ने एक सोते हुए बच्चे पर हमला किया और बच्चा बुरी तरह घायल हो गया और जब घर वालों ने शोर मचाया तो घर वालों के शोर सुनकर तेंदुआ भाग गया। हालांकि बच्चा अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांकेर शहर में हाथियों की चहलकदमी लगातार बढ़ रही है और चारामा क्षेत्र के जंगलों में हाथियों का दल लगातार घूम रहा है। वहीं दल से भटका एक हाथी कांकेर शहर के गोविंदपुर इलाके में घुस गया, जो शहर को पार करता हुआ डुमाली गांव में घुस गया और इसके बाद ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है। मौके पर वन अमला तैनात है, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। हाथियों का जो आतंक है वो लगातार जारी है और कांकेर शहर में हाथियों की चहलकदमी भी अब लगातार बढ़ने लगी है और ऐसे में एक हाथी दल से बिछड़कर शहर में आ गया और गोविंदपुर इलाके में वो घुस गया। हालांकि शहर वालों को जो है वो अलर्ट कर दिया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर लोगों को अलर्ट कर दिया गया है और मौके पर वन विभाग की टीम भी तैनात है। अब आपको सीधे लिए चलते वो तस्वीर दिखाएंगे। शिवपुरी के पिछोड़ में उमा भारती चुनाव प्रचार करने उतरी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वो चुनाव प्रचार कर रही हैं। मैं मोदी जी का बहुत सम्मान करती हूँ। मैं जब 12 साल की थी तब से मैं मोदी जी को जानती हूँ और मोदी जी ये बात बोले भी। एक दिन एक प्रोग्राम चला, उसमें उन्होंने कहा कि उमा जब 12 साल की थी तब ही ये ऐसी ही थी, जिद्दी थी, बुद्धिमान थी, शैतान थी। और वो बोल रहे थे, सार्वजनिक बोल रहे थे, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। मोदी जी ने हमेशा मेरा बहुत सम्मान किया है। मुझे अन्य मंत्रियों को उमा कह करके बोलेंगे, लेकिन मुझे उमा बहन कह के बोलते हैं। अमित शाह मुझे दीदी कह करके बोलते हैं। लोगों को लगता है कि पार्टी में मेरा सम्मान नहीं होता, पार्टी में मेरा बहुत सम्मान होता है। लेकिन बस एक बात है, कुछ बातें ऐसी हैं, आप मुझे माफ कर दो उन बातों के लिए। आखिर सीखा अम्मा से है ना, इसलिए कुछ बातों में मानती नहीं हूँ। तिरंगा का मामला आया तो अटल जी और अडवाणी जी की नहीं मानी। मैंने कहा कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, वो तो मैं मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, तिरंगा की शान बड़ी होती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी बड़ी नहीं होती। गंगा की बात आई, गंगा हम चुनाव नहीं लड़ी तो कई बार नहीं मानती हूँ बात, लेकिन जो काम मैं कर रही होती हूँ वो देश हित में ही होता है, इसलिए वो इसकी प्रशंसा भी करते हैं, इसका सम्मान भी करते हैं और इसका आदर भी करते हैं। स्वयं ज्योतिरादित्य जी मेरी इन भावनाओं का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, मेरी इस आजादी का। मैं पार्टी का अनुशासन कभी नहीं तोड़ती, पार्टी गंगा को मानती है। मोदी जी गंगा के लिए बहुत व्याकुल रहते हैं, उनने गंगा के लिए 20,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की, लेकिन जब किसी कार्यक्रम का सरकारीकरण हो जाता है तो बहुत सारी मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। 2-3 साल का तो कोरोना का ही सेटबैक था, इसके कारण अन्यथा मोदी जी के मन में गंगा के प्रति आस्था वैसी ही है जैसी राम के मन में है, क्योंकि राम के लिए है। क्योंकि मैंने मोदी जी को कहा था कि भैया, मैं तुमको भैया ही कहती हूँ, बड़ा भाई। मैंने कहा भैया, सीता जी को आशीर्वाद दिया था कौशल्या जी ने, अचल रहे अहिबात तुम्हारा जब लग गंग जमन जल धारा। जब तक गंगा और जमुना की धारा रहेगी तभी तुम्हारा स्वभाव अखंड रहेगा। इसलिए राम के नाम को अगर अखंड रखना है तो गंगा की धारा को भी अखंड रखना पड़ेगा। गंगा के प्रति सबके मन में श्रद्धा का भाव है, देश के विकास के लिए भी सबके मन में श्रद्धा का भाव है। अब मैं बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे मंच से, इस मंच से मैंने कांग्रेस के बारे में नहीं सुना। वो इस लायक नहीं है कि उनके बारे में बोला जाए। आखिर बोलने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, वो लायक तो हूँ। वो लोकतंत्र की बात करते हैं। बताओ, इस देश में इमरजेंसी कौन लाया? कांग्रेस लाई ना। इमरजेंसी क्यों लाए? क्योंकि इंदिरा गांधी जी पिटीशन हार गई थी राजनारायण जी से। अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी। हिंदू सिख दंगे क्यों हुए बताओ? बदला लेने की भावना से हुए। भारत पाकिस्तान का विभाजन क्यों हुआ बताओ? कांग्रेस के समय पर हुआ। गांधी जी कह रहे थे मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा, जिंदा गांधी के सामने कांग्रेसियों की बदौलत पाकिस्तान बन गया। अब तो मोदी का जमाना आया है जब पाकिस्तान के कुछ टुकड़े भले ही हिंदुस्तान में आ जाएं, लेकिन अब भारत के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए इनको तो बोलने का कुछ अधिकार ही नहीं बचा। अब बाकी के ये जो नेता हैं, मैं उनके नाम ही नहीं लेना चाहती, यूपी के, बंगाल के,
एक ही काम है, मोदी जी को गाली देना। मैंने हमेशा इनको एक बात कही है कि आप विकल्प प्रस्तुत करिए कि जैसा देश हम चला रहे हैं आप देश कैसा चलाएंगे वो बताइए, प्रस्तुत करिए लोगों के सामने। जहां जहां आपको सरकार बनाने का मौका मिला है आप अपने वायदे पूरे नहीं कर पाए, और अगर आप विकल्प प्रस्तुत नहीं करेंगे तो फिर आपके खिलाफ वोट पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी खाली सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं होती, एंटी इनकम्बेंसी विपक्ष के खिलाफ भी होती है कि ये विपक्ष में रहने के लायक नहीं है, और लोग आपको विपक्ष में रहने के लायक नहीं समझेंगे। और इसलिए ये तो इस लायक भी नहीं है कि इनके बारे में बात की जाए। भारत को ठीक से चलाना है, माताओं बहनों को प्यार से और इज्जत से रहना है, नौजवानों के चेहरे पे चमक रखनी है, जवान के चेहरे पे लाली, किसान के खेत में खुशहाली, सबके सामने भोजन की थाली और खेतों में हरियाली, ये मोदी के अलावा और कोई बात नहीं। और जैसे शरीर के अंग होते हैं वैसे ये सब मोदी जी के अंग हैं। और सबको ये जो एक बात कहते हैं ना, मोदी जी अपने अलावा किसी की चलने नहीं देते, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको लगता है इस देश में खाली सोनिया गांधी की चलनी चाहिए और उनके लड़के की चलनी चाहिए। इनने जो नेशनल हेराल्ड के मामले में और इधर उधर जो पैसे की हेराफेरी की है, तो कई बार लोग मुझे पूछते हैं तो उन्होंने क्यों की, तो उनका उसका कारण है कि उनके दिमाग में ये बैठ गया। आप कहते हो कि ज्योतिरादित्य जी अपने आप को राजा समझते हैं, नहीं, वो अपने आप को राजा और शहजादा समझते हैं, रानी और शहजादा। तो उनको लगा कि ये देश की संपत्ति नहीं हमारी संपत्ति है, तो इधर से उधर जो मन में आए वो कर लो। तो उनकी समझ में नहीं आया कि भारत है, भारत आजाद हो गया है, भारत में लोकतंत्र है, और किसी दिन पकड़े जाएंगे, माँ बेटे दोनों ही जमानत पर है। अगर आपको पता हो तो दोनों के दोनों माँ बेटे जमानत पर, और भ्रष्टाचार के मामले। और इसलिए आप सभी लोग आगे का भविष्य देख करके चलो, नौजवान देश का भविष्य देख करके चले। भारत को जगत गुरु बनना है, भारत का जगत गुरु बनने का समय आ गया है। इसके लिए एक महायोगी, एक तपस्वी व्यक्ति चाहिए था, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी में चाहिए था। इस मध्य प्रदेश में चमक लाने के लिए एक नौजवान चेहरा चाहिए था जिसके चेहरे पर मोती के जैसी चमक हो। और इसलिए जब वो आ गए तो मैं इतनी खुश हुई कि मैंने 2-3 दिन तो कुछ बोले ही नहीं, कहे भगवान कहीं मेरे बोलने से ही कुछ ना हो जाए। सच्ची तारीफ में आपको ये डर कई बार मुझे रहता है कि भैया दूर रहना, क्या पता मेरे बगल में खड़े देखें और लोग कहें कि रो जाओ थोड़ी देर और रुकते हैं। इसलिए जब भैया आ गए, टीवी पे समाचार आने लगा, तब मैंने कहा कि ज्योतिरादित्य जी का कब से इंतजार था, हम कब से आपका इंतजार करते। आज वो आ गए हैं, मुझे हिमालय से बुला लिया है। वो एक गाना है ना, दूर हिमालय से मैं आई गीत सुहाने गाती, सच में तो वो तो गंगा कह रही है, यहाँ उमा कह रही है। क्या दूर हिमालय से मैं आई गीत सुहाने गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल शुभ संदेश सुनाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल शुभ संदेश सुनाती। दूर हिमालय से आई हूँ कि वोट भी डालूंगी और ज्योतिरादित्य जी के लिए वोट भी मांगूंगी, देश के भले के लिए, प्रदेश के भले के लिए। अब वो मुझे मेरी बड़ाई कर देते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है बड़ाई सुनने में, क्योंकि मैं बहुत मूर्ख किस्म का व्यक्ति हूँ, सच्ची बता दी आपको। अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे अकल होती, कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ता है? सरपंच की नहीं छोड़ता, मर जाएगा लेकिन नहीं छोड़ेगा। आरती में जा रहा होगा, पहले चुनाव जीत के भैया तो सरपंच का मुर्दा उठ करके खड़ा हो जाएगा, छोड़ दी। अयोध्या जी में गोली खावे मिलाने बैठे, मुलायम सिंह जी कह रहे कि माँ का दूध पिया है, मैंने नहीं। मुलायम सिंह जी बोले अरे पर नहीं मार पाएगा, टांग में गोली मार दी जाएगी। तो शिवपुरी पहुंची उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में चुनाव प्रचार किया, उनकी तारीफ तो की ही की, साथ ही साथ मोदी और अमित शाह की भी जमकर उन्होंने तारीफ की है। और उन्होंने एक बड़ी बात यहां पर कह दी कि ये मोदी का राज है, यहां पर पाकिस्तान के कुछ टुकड़े भले ही भारत में आ जाएं, लेकिन भारत की ओर अब कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ये बड़ी बात उमा भारती ने कह दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ।